फिजिक्स वाला को छोड़ करके आप खान ग्लोबल में खान सर के पास है, क्या उनका जो अट्रैक्शन था या उनका जो मोटिवेशन का पावर था, कहीं वो आपको खींच के तो नहीं लेके आ गया? राकेश जी, आपके क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार होते हैं। पत्रकारिता आपकी मैं सलाम करता हूँ कि पत्रकारिता आप लोग लेकिन ढूंढ लेते हैं क्या पूछना है। आज मतलब ऐसा नहीं कि मैं खान ग्लोबल स्टडीज में हूँ तो मैं उनका फैन हूँ और उनकी तारीफे के पुल बांध रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। वो मतलब बच्चे जो है पेरेंट्स को भी अधर में डाल के रखते हैं, देखते हैं यहाँ वीडियो खोले हुए रील्स मार देख रहे हैं। पहली बार जब आपकी मुलाकात खान सर से हुई फर्स्ट टाइम, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे कि बहुत पहले से जानते थे उनको, तो जब आप पहली बार मिले तो क्या दिमाग में चल रहा था? या जब मौका मिला कि आपको केजीएस में मौका मिल रहा है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब नीट स्कैम की आप बात कर रहे हैं राकेश जी, मुझे समझ आ रहा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे नीट स्कैम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का स्कैम हो, चाहे बीपीएससी का स्कैम, कोई भी स्कैम हो, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें पिस्ता गरीब बच्चा ही है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो आज की डेट में क्रेज है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर अगर कोई छात्र वैसे दौर में है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे एजुकेशन के जो सेक्टर है, मतलब कह सकते हैं आप, जो स्कूल्स भी हैं वो पैसे लूट रहे हैं बस बच्चे से। स्कूल्स मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटा बच्चा जो 1 साल का बच्चा होगा, आप उसका एडमिशन कराने जाइए तो 1 लाख रुपए से ज्यादा लगेगा। कोचिंग संस्था बहुत कम पैसे ले रही है बच्चे से, बहुत कम, जिस मुकाबले स्कूल ले रही है पैसे। मैथ्स मतलब मुझे ठीक ठाक लगता था जब जेई की भी तैयारी करता था, तो केमिस्ट्री मुझे ज्यादा पसंद था। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। दोस्तों नमस्कार, आपकी स्टोरी.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पर किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं मैथ के जादूगर, मैथ के राजा, या मैथ के जितने भी उपनाम हैं आप लगा सकते हैं। मैथ के क्षेत्र में लगातार छात्रों को अच्छी पहचान दिला रहे हैं, उनको सफलता दिला रहे हैं। फिजिक्स वाला से लेकर के तमाम और बड़े ब्रांड के साथ काम करने के बाद आज के वक्त में खान सर के साथ ये आईआईटी के बच्चों को, नीट के बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना छात्रों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाए जहां से मैथ जैसे सबसे जटिल जो सवाल होते हैं, जो विषय होता है, उसका जवाब उनको मिले और उनको मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपकी स्टोरी.com पे मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो सबसे पहले तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। शुक्रिया सर। तो सर, जैसा कि आपका नाम विशाल सर है और खान सर ने भी आपके बारे में कहा है कि विशाल सब्जेक्ट के लिए विशाल सर आपके बीच आ गए हैं उसको बिहोरने और फोड़ने के लिए। तो शुरुआत इससे करने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? अ, आपकी पढ़ाई-लिखाई क्या हुई और फिर कैसे आपने शिक्षक के रूप में अपने करियर को चुना? जहाँ तक बात करी जाए कि मैं कहाँ से मतलब बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिहार के ही एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा जिला, तो वहीं से मतलब बचपन मेरा वहीं गुजरा। उसके बाद पूरी फैमिली हम लोग, मतलब देवघर एक शहर है, बाबा बैद्यनाथ का की नगरी है, और थी बाबा ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पर बचपन हम लोग ने गुजारा और 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं पर हुई। मतलब पिताजी का एक छोटा-मोटा बिज़नेस भी वहीं पर था और 10वीं तक वहीं तक मेरी पढ़ाई हुई। और 10वीं के बाद जो है 11वीं-12वीं की पढ़ाई और जेईई की तैयारी, एक प्रचलन हुआ करता था कि जेईई की तैयारी करनी है, तो मैं भी इसी होड़ में पटना शहर आया। जिस भूमि पे मैं आज काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ, मतलब बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, यहीं से मैंने शिक्षा भी ग्रहण की है, आईआईटी की तैयारी भी यहीं से की। तो और इसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। और उसके बाद मतलब अगर टीचिंग के बारे में कहा जाए तो मेरी रुझान टीचिंग के लिए अचानक से नहीं आई है, मतलब लगातार मैं जब पढ़ रहा था तभी से मुझे लगता था, एक होता है कि आप किसी चीज़ से मोटिवेट तभी होते हैं जब आप ऐसे पर्सनैलिटी को अपने सामने देखते हैं। तो लगातार मैं अपने शिक्षकों को देखता था कि शिक्षकों का एक फैन फॉलोइंग होता था, बच्चों में एक प्यार होता था, मतलब बेशुमार प्यार बच्चे करते थे। तो वहीं से शुरुआती दौर पे मुझे वहाँ से कहीं न कहीं रुझान मिलता गया कि नहीं, मेरे लिए इसी यही फ़ील्ड है, मैं इसी के लिए बना हूँ। बचपन के कोई ऐसे संघर्ष के दिन अगर आपके वो याद है, तो वो थोड़ा अगर शुरुआत में हम चाहेंगे उसको अगर ज़िक्र कर दें तो अच्छा रहे। तो जहाँ तक बचपन की बात करें राकेश जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आप भी जानते हैं कि कोई किसी पॉडकास्ट में जाता है तो अपनी जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक कहानी बताता है
लेकिन ऐसी नहीं है, मेरी कहानी सच में दर्दनाक थी। तो बचपन बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि मिडल क्लास फैमिली से उससे भी नीचे ही आप कह लीजिए। तो वैसे परिवार से मैं था। पिताजी काफ़ी संघर्ष करते थे, छोटा-सा बिज़नेस था। और मतलब आप यही कहना चाहूँगा मैं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा 10वीं तक, मैं इस चैनल के माध्यम से अपने शिक्षकों, अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं और मेरी बहन मेरे से बड़ी है और हम दोनों ने मतलब आप कह सकते हैं कि हमने पूरी 10वीं तक 1 भी रुपए हमारी पढ़ाई में नहीं लगा। अच्छा। 1 भी रुपया नहीं लगा। मतलब पूरी स्कूल ने मतलब 1 भी रुपया हमसे नहीं लिया और हम पूरी 10वीं तक पढ़ाई हमने फ्री ही किया। तो कहीं न कहीं संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रही है बचपन में और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे किस्से मैं बचपन की बात याद करता हूँ तो आज मुझे भी बहुत हँसी आती है, कि बचपन में मैं जब टिफ़िन लेकर जाया करता था, राकेश जी, तो मैं बच्चों को मैगी देखता था खाते हुए, तो मुझे लगता था कि मैगी बहुत अमीर लोग खाते हैं। क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, वही है। तो संघर्षपूर्ण ज़िंदगी तो रही, जीवन रही, लेकिन आज भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब लोगों का और अपने चाहने वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है और निश्चित तौर पे हर एक परिवार में कुछ ना कुछ हर कोई चाहता है गार्जियन की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो ये सब चीज़ छोड़ कर के आप शिक्षा के क्षेत्र में तो आ गए। शुरुआत आपका जो रहा जैसे कि आपने फिज़िक्स वाला जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे आपने पढ़ाया है। कैसा अनुभव रहा फिज़िक्स वाला के साथ आपका? देखिए, ये राकेश जी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। फिज़िक्स वाला से पहले भी मैंने कई सारे रेनॉन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, हाँ। तो एक अच्छा खासा अनुभव रहा। और जहाँ तक बात पीडब्ल्यू की करी जाए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं पीडब्ल्यू का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे मतलब कार्यशैली में पीडब्ल्यू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम था, अलग सर का विज़न बहुत अच्छा विज़न है। मतलब उनका भी विज़न यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तक सर्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए और मतलब जितना हो सके जन कल्याण बच्चों के बीच किया जाए। तो फिज़िक्स वाला में भी एक अच्छा अनुभव रहा। मतलब किसी से मेरा कोई ऐसा बैर नहीं है आज भी कि मतलब एक कह सकते हैं मेरा विज़न कुछ और था, इसी वजह से मैं वहाँ से आज खान ग्लोबल स्टडीज़ में हूँ। चलिए उस पे और आते हैं लेकिन हर कोई विषय तो अलग-अलग होते हैं और हर कोई जैसे कि फ़िल्मों में कोई एक्टिंग के लिए, कोई सिंगिंग के लिए, कोई अलग-अलग चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। तो फिर मैथ में आपकी रुचि कैसे आई? मैथ के ही शिक्षक बनना क्यों पसंद किए या फिर क्या उसमें इंटरेस्ट रहा आपका? इसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, कि मैथ्स में मैं शुरू से ही बहुत वेटरन था, ऐसा भी नहीं है। मैथ्स मतलब मुझे ठीक-ठाक लगता था, जब जेईई की भी तैयारी करता था तो केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद था। अच्छा। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो कहीं न कहीं मैथ्स आपके टच में हमेशा होता है। और मुझे ये अनुभव हुआ कि मैथ्स मतलब जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो काफ़ी मेरा बढ़िया हो गया। मतलब कई सारी चीज़ों को मैंने सीखा, नई-नई चीज़ें सीखी, ओलंपियाड की चीज़ें भी सीखी। और अचानक से मतलब हो सकता है कि कहीं न कहीं डेस्टिनी को भी यही मंज़ूर था कि मेरी रुझान लगातार बढ़ती गई मैथ्स के प्रति। और मतलब इस कदर बढ़ गई, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं कॉलेज के सेकंड ईयर से ही करीब-करीब सेकंड ईयर से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, और मतलब एक अच्छा भगवान की ईश्वर की कृपा में अच्छा एक नाम भी बना लिया था लोगों के बीच, बच्चों के बीच। तो वहाँ से बस मेरी जर्नी जो है शुरू ही मुझे लगातार ये फ़ील होने लगा कि नहीं, मैं और किसी प्रोफ़ेशन के लिए नहीं बना हूँ। मुझे महसूस होने लगा, मुझे लगा कि मैं वोकल हूँ, मैं बढ़िया बोलता हूँ, मैं बच्चों के प्रति एक अच्छा कन्विंसिंग स्किल है मेरा, तो ये फ़ील्ड मेरे लिए बेहतर होगा। ख़ैर ये तो आपने बताया कि क्योंकि ये सवाल इसलिए करना उचित था क्योंकि मैथ तो सबको मुश्किल रहता है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे लिए बहुत लगता था कि ये सबसे मुश्किल है जीवन में और कुछ पढ़ा लो लेकिन मैथ मत पढ़ाओ। ये इसका एग्ज़ाम मत लो। अब बात आती है कि इस पूरे सफ़र में क्या कभी ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि शिक्षा और शिक्षक जब इसकी बात होती है तो लोगों को लगता है कि जिसको जो कुछ नहीं कर पाता वो शिक्षक बन जाता है। हुँ, ऐसी हुँ। एक सामाजिक धारणा है बिल्कुल। तो इस धारणा में आपको भी कभी ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ा या फिर आपको खुद ही कभी ऐसा लगा कि यार गलत फ़ील्ड में आ गए हैं, इसे छोड़ देना चाहिए, कुछ और फ़ील्ड में जाना चाहिए था? या दोस्तों से बात करके कभी-कभी लगता होगा जो आपके बैचमेट्स होंगे, तो कैसा अनुभव रहा? कभी ऐसा विचार आया क्या आपके मन में? राकेश जी, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। मैं आपको एक किस्सा छोटा-सा सुनाना चाहूँगा कि जैसे आज के भी समय में जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो बूढ़े-बुजुर्ग मेरे से यही पूछते हैं कि और सब कैसा चल रहा है? तो मैं बोलता हूँ बढ़िया चल रहा है। तो सब पूछते हैं अभी क्या हो रहा है? तो मैं बोलता हूँ पढ़ा रहा हूँ। तो लोग कहते हैं बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन और तैयारी-वैयारी भी कर लो साथ में, पढ़ाई के साथ-साथ।
तो लोग अभी भी इस मानसिकता से ऊपर नहीं आए हैं। कहीं न कहीं वो उनकी दोस्त नहीं है, वो ज़माना धीरे-धीरे बदलेगा, लोग के विचार बदल जाएँगे। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये प्रोफ़ेशन आपको छोड़ देना चाहिए? तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम अ टीचर बाय चॉइस ना नॉट बाय चांस। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे इसमें शुरू से ही मतलब पागलपन है। आप कह सकते हैं मैं बहुत डेस्परेट हूँ टीचिंग के लिए। और कॉलेज में भी बहुत सारे प्लेसमेंट थे मेरे पास, लेकिन मैं उन सबको नहीं लिया। मुझे इसी प्रोफ़ेशन में आना था। जब आप फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे थे, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लाखों छात्र, हज़ारों शिक्षक और इतने बड़े संस्थान को छोड़ कर के खान सर में आपको ऐसा क्या लगा कि फिजिक्स वाला को छोड़ कर के आप खान ग्लोबल में खान सर के पास है? क्या उनका जो अट्रैक्शन था या उनका जो मोटिवेशन का पावर था, कहीं वो आपको खींच के तो नहीं लेके आ गया? राकेश जी, आपके क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। पत्रकारिता आपकी मैं सलाम करता हूँ कि पत्रकारिता आप लोग लेकिन ढूँढ लेते हैं क्या पूछना है। इस सवाल का मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा कि देखिए मैं कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्तर पे सोचना शुरू करते हैं, तो उससे भी नीचे स्तर पे आपको जाना पड़ता है। और मैं खान सर के बारे में एक चीज़ कहूँगा, मैं खान सर का शुरू से बहुत मतलब आज मतलब ऐसा नहीं कि मैं खान ग्लोबल स्टडीज़ में हूँ, तो मैं उनका फ़ैन हूँ और उनकी तारीफ़ें के पुल बाँध रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब पहले भी था पीडब्ल्यू में तो मुझे ऐसा लगता था कि खान सर जैसे पर्दे पे हैं, क्या पर्दे के पीछे भी वैसे ही हैं? मतलब जितने हम्बल, जितने नेचुरल। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरा ये बहुत सही फैसला था खान ग्लोबल स्टडीज़ जॉइन करने का। क्योंकि खान सर जैसे पर्दे के सामने हैं, बिल्कुल पर्दे के पीछे भी वैसे बहुत नेचुरल आदमी है। आप अगर ज़मीन पे बैठेंगे तो वो भी आपके साथ ज़मीन पे बैठ जाएँगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के वो ओनर हैं। ऐसा वो नहीं सोचेंगे। और खान ग्लोबल स्टडीज़ पीछे जॉइन करने का पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात करते हैं आज हम अफोर्डेबिलिटी की, कि एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए। और मुझे लगता है इसका खान सर इज़ अफोर्डेबिलिटी डेफिनिशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। खान सर डेफिनिशन ही अफोर्डेबिलिटी के। इतने सस्ते-सस्ते कोर्स चाहे आप बीपीएससी में जाएँ, चाहे आप यूपीएससी में जाएँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएँ। हम लोग जेईई नीट की अगर बात करें तो ऑफ़लाइन में 30,000 35,000 में हम लोग पूरे साल में पढ़ाते हैं और बहुत बड़ी बात है, ऑफ़लाइन में सस्टेन करना। ऑनलाइन भी हमारा कोर्स 2000 का है। तो मतलब बच्चों को अफ़ोर्डेबिलिटी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ोर्डेबल हो बच्चों के लिए, शायद यही मेरा मकसद था कि मैंने खान ग्लोबल स्टडीज़ जॉइन किया। हालाँकि मैं कंट्रोवर्सी इसमें पे करता नहीं है, लेकिन हम्बल तो अलग से भी दिखते हैं। फिर वो भी एक बहुत नॉर्मल वो भी मतलब दे आर जेम एक्चुअली। खान सर, दोनों उत्तर विकास देवी कीर्ति सर, अलग सर, दे आर एक्चुअली जेम। उनके बारे में क्या ही। अलग स्तर पे ही आते हैं फिलहाल। तो मूल रूप से दोनों उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। हाँ। खान सर जैसे गोरखपुर से हैं और वो शायद इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं। तो क्या कोर्स के प्राइस में क्या आज के समय में जो रेट चल रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन का जो कॉम्पिटिशन बना है, जिसमें खान ग्लोबल स्टडी भी और फिजिक्स वाला भी अपना काम कर रही है। छात्रों के लिए ये कितना मतलब चुनना मुश्किल है कि हम किसके साथ जाएँ? कई बार छात्र ऐसे होते हैं जो उन्होंने एक कोर्स खान सर का भी लिया हुआ है, तो एक कोर्स फिजिक्स वाले का भी लिया हुआ है। तो इन दोनों में कैसे ये चुनने का तरीका उनके पास आए, जिससे वो किसी एक ही के साथ जाए? अगर वो 2 ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं पैसा उनका बर्बाद हो रहा है। हुँ। तो किसी एक ही को अगर चुनना चाहिए तो उसके लिए क्या-क्या उनके पास मूल ऐसे तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पे वो एक किसी का चुनाव कर पाएँ? फिजिक्स वाला या खान ग्लोबल स्टडी में? राकेश जी, मैं इस पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर किसी से आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो मुझे लगता है लकीर लंबी खींचनी चाहिए। उसकी लकीर को मैं क्या ही काटूँ। तो दोनों अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। फिज़िक्स वाला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फ़ील्ड में और मतलब जग ज़ाहिर है ये बात, मैं क्या कहूँ, सब कहते हैं। और जहाँ तक खान सर की बात है, तो बिहार के लिए खान सर मुझे एक्चुअली बिहार में रहना है, लंबे समय तक। मैं जिस माटी में जन्म लिया हूँ, मैं उसी माटी के लिए सर्व करना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही, मेरा विज़न यही है और शायद यही मकसद है कि मैं खान सर के साथ आज जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्राइस पे हम लोग आज जेईई नीट की तैयारी करा रहे हैं, जितना सस्ता हमारा कोर्स है, वो शायद ही अभी कहीं होगा। मतलब अफोर्डेबिलिटी का जो परम डेफिनिशन होगा, वो खान सर ने छू लिया है। मतलब बच्चे निम्न से निम्न स्तर का जो बच्चा होगा, जो गरीब से गरीब तबके का आता होगा, किसी भी समाज का आता होगा, वो पढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें बड़े संस्थान में जब कोई एक शिक्षक अपना योगदान देता है, तो हर कोई नाम का भूखा होता है। हर कोई चाहता है कि मेरी भी ब्रांडिंग हो, मुझे भी लोग जाने और इंडिविजुअल लेवल पे जाने।
तो क्या कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से खान सर का बड़ा नाम है, उसी तरीके से विशाल सर का भी बड़ा नाम हो जाए और विशाल ग्लोबल स्टडी कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं सर यही कहना चाहूँगा कि नदी का जो बहाव होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है सर। कितनी भी बाँधें बना दी जाए तो रोक नहीं सकता है। तो जिसमें ताकत होगा सर, वो निकल जाएगा। जिसमें ताकत नहीं होगा उसके पास हज़ार बहाने हैं कि मैं इससे दब गया, मैं उससे दब गया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी इंडिविजुअल में वो दमख़म है, ताकत है, तो वो निकल जाएगा। सिस्टम भी उसे सलाम करती है सर और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ सर। जहाँ मैं आज हूँ खान ग्लोबल स्टडीज़ में, मतलब मुझे हर चीज़ की आज़ादी, मुझे किसी भी तरह से पढ़ाने की आज़ादी है, किसी भी तरह से कोर्स मतलब जैसे भी डिज़ाइन किया जाए यूट्यूब पे मैं 12 घंटे भी पढ़ा देता हूँ, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मतलब बहुत फ्रीडम है कि आप बच्चों का भला कीजिए। खान सर यही हम लोग को कहते हैं, जब भी मिलते हैं खान सर यही कहते हैं कि सर बच्चे का कल्याण होना चाहिए, उसमें गद्दारी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप जैसे भी कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बार जब आपकी मुलाकात खान सर से हुई फर्स्ट टाइम क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत पहले से जानते थे उनको। तो जब आप पहली बार मिले तो क्या दिमाग में चल रहा था? या जब मौका मिला कि आपको केजीएस में मौका मिल रहा है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो देखिए मैं जब केजीएस जॉइन किया था, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे शुरुआत में यही लगा कि जो सामने मैं सोच रहा था कि खान सर मतलब जो दिखते हैं सामने में, मैं बस ईश्वर से यही मना रहा था कि मैंने जो फैसला लिया है जॉइन करने का, क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ भी था, वहाँ सब कुछ बढ़िया था। ऐसा नहीं कि मैं कोई विवाद के कारण वहाँ से आ गया, सब कुछ बढ़िया था। अच्छा खासा नाम था, लोगों में पहचान था, बच्चों में पहचान था। लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाना था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पढ़ाना था। क्योंकि यहाँ पर मुझे रीच मिल रहा है, पढ़ाने के लिए पूरी आज़ादी है। तो मैं जब जॉइन किया तो मुझे यही लग रहा था कि जो मुझे पर्दे के सामने दिखता है, क्या वो पर्दे के पीछे है भी या नहीं? और मैं बहुत मतलब खुश हूँ इस बात को बताते हुए कि पहली मीटिंग में मुझे एहसास हुआ और बड़ा मतलब अच्छा लगा सुनकर कि जैसे सर सामने है वैसे ही पीछे भी है। मतलब सर का एक लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा, सर ने बड़ी अच्छी एक लाइन कही, मुझे आज भी याद है, पहले मीटिंग में कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं या किसी चीज़ का अभाव होता है, तो जी-तोड़ मेहनत करता है। और जब उसके पास सब कुछ हासिल हो जाता है तो उसका मेहनत खत्म हो जाता है। इंसान को अपना मेहनत नहीं खत्म करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब जॉइन करके। मैं आज पर्सनली बहुत खुश एक जो ऑरा है जिस तरीके से, तो आज के समय में जिस तरीके से जब आप छात्र हुआ करते थे और जब आज आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को पढ़ाते हैं, क्या अंतर है? क्या उस समय में मतलब पहले के समय में के छात्रों में और अब के छात्रों में क्या अंतर पाते हैं आप? और उसमें आप वो छात्रों को मैसेज भी दीजिए, जो आप उनको कहना चाहते हैं बदलाव के लिए। देखिए राकेश जी एक चीज़ तो सत्य है कि ज़माना बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, ये बात तो सत्य है। जैसे-जैसे आज से 10 साल आगे आप जाएँगे तो और भी चीज़ें बदल जाएँगी। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म से कि ज़माना जो बच्चों का है वो जेन ज़ी वाला ज़माना हो गया है, कि बच्चे आजकल रील्स ज़्यादा देखते हैं। और मतलब पढ़ाई कम करते हैं, जो ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हैं। वो मतलब बच्चे जो है पेरेंट्स को भी अधर में डाल के रखते हैं। देखते हैं यहाँ वीडियो खोले हुए हैं, रील्स मार देख रहे हैं। तो ये सब खूब होता है राकेश जी। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि एके सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। जो कीजिए पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। भैंस चरा रहे हैं तो पूरा शिद्दत से भैंस चराइए। समझ रहे? दूध ही गाय का दूध ही निकाल रहे हैं तो पूरी शिद्दत से दूध निकालिए, मतलब जो कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। तो ये बच्चों में कमी है आज के समय में। यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माना में हर एक युवा जो है, कहा जाता है कि शहर में आने के बाद लड़के बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जब आप क्लासरूम में होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आपके नज़र से सब कुछ आमने-सामने दिखता होगा और हम खुल के ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं की बात है और आप भी एक युवा टीचर हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो आज के डेट में क्रेज़ है, हुँ। उससे कैसे बाहर निकला जाए या फिर अगर कोई छात्र वैसे दौर में है, तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा है राकेश जी, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। कई लोग इसको पूछने में हिचकिचाते हैं और कई लोग इसका जवाब देने में हिचकिचाते हैं, लगता है कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए। मगर हमें लगता है इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ पर बात करते हैं कि बच्चे सुसाइड के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, तो उसमें प्राइमरी रीज़न एजुकेशन पढ़ाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कई ऐसे केस सुने हैं और देखे भी हैं। उसमें प्राइमरी केस यही है, इस उम्र में बच्चे हैं, उसमें इश्क होना, किसी से अट्रैक्शन होना बहुत साधारण बात है, कॉमन बात है। हम भी जिस उम्र में थे होता था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि
जो आपका उम्र है, उस उम्र में आप एक ही चीज़ कर पाइएगा, या तो पढ़ लीजिएगा या तो बेशुमार मोहब्बत कीजिएगा। चुनना आपको है और मुझे लगता है जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जहाँ बिहार में हम लोग हैं, बिहार का तकदीर बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो आप जैसे बच्चे बदलेंगे तभी हो पाएगा। तो आपको कभी भी ऐसा चीज़ आए, तो आप एक चीज़ बस याद रखिए, अपने माँ-बाप का चेहरा ज़रूर याद रखिएगा। जीवन में अगर कोई एक ऐसा चीज़ है जो आपको बार-बार बुराइयों से खींच कर बाहर निकालेगा, तो आपके माँ-बाप। तो माँ-बाप से गद्दारी नहीं करने का अगर आप जुनून ठान बैठेंगे, तो आपसे कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसी दौर में एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे सुसाइड की आपने बात की, आज के समय में बहुत सारे छात्रों का ये खबर आता है कि उसने अच्छे नंबर नहीं आए या फिर पास नहीं हुआ, इस वजह से वो अपने आप को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस दौर में क्या आपको क्लासरूम में कभी फ़ील होने लगता है कि ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या तनाव में है? क्योंकि पढ़ाई इतनी बोझिल हो गई है, सफलता के लिए उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में माँ-बाप का भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है। हुँ। तो उन पेरेंट्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है? क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को आप? इसमें सर 2 पहलू हैं, मैं 2 पहलू पे बात करूँगा। एक तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रखना चाहिए। बच्चा जो भी करेगा कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेगा। आईआईटी, नीट, मेडिकल होना या इंजीनियरिंग होना, आईएएस बनना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन में लोग बिना ये सब करके भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये बात भी समझना होगा कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई अल्टीमेट गोल एक ही चीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बच्चा एक बार आप गाँव से बच्चा आ गया शहर में या कोटा चला गया या पटना में आ गया बच्चा पढ़ने के लिए, तो ये टीचर का भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का वैसे ही ध्यान रखना जैसे पेरेंट्स घर में रखते हैं। और मुझे लगता है मैं इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड हूँ। बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बच्चे से उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे देखकर ये फ़ील हो जाता है कि किस बच्चे को समस्या हो रही है, कौन बच्चा परेशान है। तो मैं मज़ाक-मज़ाक में पूछ भी लेता हूँ कि कोई बात है तो बता दो, कोई दिल पे कुछ चल रहा है तो बता दो। तो बच्चों को मुझे लगता है सर अगर टीचर थोड़ा फ्रेंडली होकर रहेंगे, पढ़ाना सर जायज़ है, वो तो है ही है। लेकिन टीचर्स को भी थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा क्योंकि जैसा ज़माना है, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं रह सकते हैं बच्चों के साथ। अभी के दौर में एक जो मूल रूप से चीज़ें देखी जा रही है, जो छात्र आईआईटी की बात करें या फिर नीट की बात करें, बहुत बड़े लेवल की कंपटीशन होती है और इस कंपटीशन में जो उनकी लंबी पढ़ाई होती है, तो कई बार बोझिल लगने लगता है। तो मैंने आपका कुछ वीडियो देखा और मैंने देखा कि बड़े ही अच्छे अंदाज में आप उनको पढ़ा रहे हैं और एक टाइटल भी आपके साथ लगा हुआ है, पावर स्टार ऑफ मैथ। तो ये पावर स्टार ऑफ मैथ के पीछे की क्या कहानी है? ये टाइटल क्यों आपने चुना है? एक्चुअली ये मैंने नहीं चुना है, बच्चे ही बोल देते हैं। एक्चुअली क्या होता था क्लास में कि मैं थोड़ा ट्रेंडिंग चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करता हूँ, ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। अब क्या ही बच्चे भी उसे पसंद करते हैं तो ठीक है, फन एक्टिविटी हो जाता है, पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे थोड़ा-सा कूल हो जाते हैं। तो कई बार मैं क्लास में बोल देता था कि पावर एजे से शुरू होला बाबू एजे पे खत्म। तो बच्चे वहीं से जो है मतलब कहीं न कहीं हर बार चैट बॉक्स में मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी लिखने लगते हैं और कमेंट में भी लिखने लगते हैं पावर स्टार। तो अब बच्चे हर बच्चे यही बोलने लगे, तो बस वहीं से नाम आया है, मेरा खुद का ऐसा कोई नाम नहीं है। क्या ये पवन सिंह से प्रभावित हो गया है ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं, अब देखिए मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ों से ऊपर उठ के बोलूँगा कि आई लाइक पवन सिंह। मतलब उनका जो ऑरा है, उनका जो गायकी है, मैं उनको पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो अगर गायकी पसंद हुई, गाने भी पसंद होंगे। विल गाने लगता है उनका अगर इस मंच पे रखा था, तो बताइए शायद प्रेमा किसे कोई किस्सा कोई बुरी गाना गा रहे हैं, तो ये थोड़ा जानना मैं एक गाना है, मुझे पता नहीं किसने गाया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं गाता हूँ। भोजपुरी गीत है और बड़ा अच्छा प्यारा-सा गाना है। हो गंगा के पानी जैसन प्यारे पवित्र तोहरा के मन ले बानी जाने देवता पितर तो से पहले के हो दिल में हमरा कबो आइल चाही गइल ना रही ए प्यार कल परसों के भइल न रही भुला जइबो ऐसे जैसे भइल न रही। क्या क्यों है? वे क्या बात है। चलिए थोड़ा-सा आते हैं गंभीर मुद्दे पे आते हैं। तो अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में
ख़ास करके नीट के एग्ज़ाम की जब रिज़ल्ट आए तो उसमें देखा गया कि किस तरीके से माफ़िया जुड़े हुए हैं। किस तरीके से बच्चे जो एग्ज़ाम दिए उनके नंबर्स के साथ खेल हुआ है। कई तरह के कंट्रोवर्सी हुआ। क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ते हुए आपने उन छात्रों के ऊपर देखा है, छात्राओं को देखा है जो गरीब परिवार से आते हैं या जिनके पास पैसे नहीं है? कैसा रहा उस दौर में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी? मतलब नीट स्कैम की आप बात कर रहे हैं जी। राकेश जी, मुझे समझ आ रहा और मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे नीट स्कैम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का स्कैम हो, चाहे बीपीएससी का स्कैम, कोई भी स्कैम हो। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें पिसता गरीब बच्चा ही है। जिसके पास पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इस चीज़ से नहीं होगा। उसके पास पैसे है, वो ये प्रोफ़ेशन नहीं तो कोई और प्रोफ़ेशन चुन लेगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने उन बच्चों को भी देखा है, खान ग्लोबल स्टडीज़ में ही मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बच्चे को भी देखा है मैंने जो ज़मीन बेच कर आता है, पढ़ाई करने पढ़ाई करने के लिए। मतलब माँ-बाप ऐसे स्थिति में रहते हैं, बस एक सपना उनका रहता है कि जिस गरीबी में हम पल रहे थे, उस गरीबी से बाहर उठ कर आना है। इसके लिए वो लोग और मेडिकल जैसे जेईई में क्या है कि सर 2 ही चांस, तो बच्चा 2 बार में समझ जाता है कि मेरा होना है या नहीं होना, वो निकल जाता है कहीं न कहीं। या तो ग्रेजुएशन करने लगेगा या तो कोई और प्रोफ़ेशन चुन लेगा। लेकिन नीट में क्या है कि 3 से 4 चांस, तो बच्चों में वो जद्दोजहद हमेशा रह जाती है कि नहीं एक बार और मैं कर लूँगा, एक बार और मैं कर लूँगा। और अगर आप समझिए कोई बच्चा अगर 3 बार ड्रॉप लेके चौथी बार बैठ रहा है और उतना पैसा लगाकर और उसके बाद स्कैम हो जा रहा है, तो क्या हो सकता है? उस परिवार के साथ क्या होगा? उस बच्चे के साथ क्या बीतेगा? और तब अगर कोई सुसाइड कर ले तो हम क्यों ना बोले कि सिस्टम की भी कहीं न कहीं दोष है इसमें। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पर सोचना चाहिए सभी को। अगर हम इसी से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें क्लासरूम की कुछ बात करते हैं, जैसे तमाम बच्चे होते होंगे, हर बैकग्राउंड के बच्चे आते होंगे। कोई एक ऐसा 1-2 बच्चे की कहानी आप मुझे बताइए जिसको आपने सुना हो, भले उसका नाम मत लीजिए उस बच्चे का, लेकिन उसके पारिवारिक स्थिति को आपने जाना हो और आपकी इच्छा हुई हो कि इतना गरीब होकर के भी, इतना परेशानी होकर के भी ये बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है। काश मैं भी मदद कर देता या पैसे से मदद करता। भले वो एक अलग माध्यम है, हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन वो फीलिंग आ गई हो उसकी कहानी सुन कर के। कोई कहानी हो तो बताएँ ऐसी? ऐसी कई सारी कहानियाँ राकेश जी, मतलब कई सारे बच्चों को मैंने जहाँ तक हुआ है, चाहे किसी भी सिस्टम में मैं रहा हूँ, मैं सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब गुज़ारिश करता हूँ कि इस बच्चे को, अगर कोई बच्चा तेज़ है, कि इस बच्चे का पैसा ना लगे सर, तेज़ है, तो उसका पैसा ना लगे। मैं कहीं भी रहा हूँ, मैं किया हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब बहुत ही मज़ेदार कहानी है और मतलब कितना इस बिहार की माटी में बच्चे कितना प्रेम करते हैं एक शिक्षक से, मतलब ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे एक बार एक बच्चा, अच्छा बच्चा रहता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा बच्चा रहता है। उसका मैंने रिक्वेस्ट करके, बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया सिस्टम से, तो सिस्टम भी इस बात को समझी कि नहीं अच्छा बच्चा है, उसको फ़ी उसका नहीं लगना चाहिए। उसको कहीं न कहीं पूरी तरह से फ़ी में रिलीफ़ मिलना चाहिए और उसे पढ़ाई उसकी नहीं लगनी चाहिए पैसे पढ़ाई में। उस बच्चे का मैंने ये चीज़ करा दिया। अब उसके पिताजी किसान, मतलब वो पटना मेरे से मिलने आए और बच्चा मतलब बख्तियारपुर का था। उनके पिताजी आए और मैं उस दिन क्लास ले रहा था, 4 बजे शाम हो रहा था, मेरे को कॉल आया कि सर मेरे से मतलब मिलने आए थे तो मेरे से बड़ा रिक्वेस्ट करके मेरा नंबर लिए, तो आए कॉल किए कि सर आपसे मिलना है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप थोड़ा घूम लीजिए पटना, मिलते हैं। और उनको पटना का कुछ ख़ास जानकारी भी नहीं था, खो क्या चीज़ कहाँ है, बहुत पता लेके वो टेम्पो से आए थे। और मतलब मैं सोच रहा था कि आराम से मिलेंगे, शाम के 7 बज गए सर, फिर कॉल पे कॉल 2-3 बार आने लगा, तो मैं उठाया, मैं बोला हाँ सर बताइए। तो बोले कि सर मैं यहीं पर खड़ा हूँ सर कोचिंग के नीचे, मैं मतलब इंतज़ार कर रहे हैं हम सब कोचिंग के नीचे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तुरंत गया नीचे और मतलब मैं बोला कि सर बताइए क्या बोलना है सर? बोला सर आपसे बस मिलने आए थे। हम बोले हाँ, बढ़िया है मिल लीजिए। बोला नहीं सर आपके लिए कुछ लाए हैं हम। हम बोले क्या लाए हैं? मतलब आज भी मैं बता रहा हूँ मेरी आँखें नम हो गई उस दिन। उस मतलब पिताजी उसके जो थे उसने उन्होंने एक झोला लाया था और झोले में सर सब्ज़ी था। और उन्होंने कहा कि मेरे खेत से ये सब्ज़ी मिला है मुझे, मतलब मैंने उगाया है, वो आपके लिए सर मैं लेके आया हूँ, बख्तियारपुर से। मतलब ये प्रेम होता है सर, जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं सर। क्लासरूम अपने आप में एक परिवार जैसा होता है। हर एक टीचर जब 1 साल, 2 साल आप जब बच्चे के साथ जब उन्हें पढ़ाते हैं तो मतलब हमें लगता है कि एक अलग प्रकार का जुड़ाव हो जाता है और वो रिश्ता 1 साल का नहीं होता है बल्कि वो जीवन भर का हो जाता है।
उस दौरान जब आप उन बच्चों के बीच में होते हैं, कभी कोई अचानक से कभी कोई ऐसी कहानी और आपके पास आई हो, जिससे आपको लगा हो कि नहीं इस बच्चे को विशेष तौर पे मदद करने की ज़रूरत है? मैं थोड़ा-सा इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद 1-2 और कहानियाँ निकल के आए फिर से लोग समझें। मैं एक्चुअली वो जो बच्चे किस-किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और किस-किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से और कितनी समस्याओं को झेल रहे हैं, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ। तो और कोई अगर एक-आध अगर ऐसी कोई कहानी है? एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बोरिंग रोड में हमारी क्लास चल रही थी ऑफ़लाइन की, तो एक बच्चा था और वो मतलब आगे ही बैठा करता था और मतलब बहुत भावुक था। मतलब मेरे से मिलने आया और बोला, "सर, मैं कल से नहीं आ पाऊँगा।" मैं बोला, "क्यों? क्या हो गया है सर? क्यों नहीं आओगे? क्या दिक्कत है बताओ?" तो वो बता भी नहीं रहा था कि ऐसा दिक्कत है, वैसा कुछ नहीं। बोला, "सर, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं कल से नहीं आ पाऊँगा।" मैं उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, मैं बार-बार उससे पूछा कि बताओ क्या दिक्कत क्या है? तुम बताओ तुमको क्या समस्या है? तो सर मतलब होता नहीं है कि बच्चा फपक-फपक के रोने लगा एकदम, कि सर मतलब हमको हॉस्टल वाला बोला है सर 2 दिन में खाली कर देने के लिए। हम नहीं रह पाएँगे सर। मतलब पिताजी पैरालाइज़्ड हो गए हैं, पैसे नहीं हैं सर, तो किसी तरह से कोचिंग का तो फ़ी कम था सर आप लोग का, तो किसी तरह हम एडमिशन करा लिए 30,000 में। लेकिन सर अब मेरे पास पैसा नहीं है कि हम हॉस्टल में रह पाएँगे। और ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है राकेश जी, बच्चों के साथ जो है शिक्षा में, कि आज के डेट में अफोर्डेबिलिटी पे तो हम काम कर ले रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन हॉस्टल फ़ीस इतने महँगे हैं कि बच्चा नहीं रह पा रहा है। वो बच्चा सर रोने लगा और हॉस्टल वाला उसको अल्टीमेटम दे दिया कि तुमको 2 दिन में खाली करना है, तुम्हारा सामान नहीं तो फेंक देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मतलब हम लोग आज तक कभी भी किसी हॉस्टल वाले से नहीं बात करते हैं, हमारा ये काम नहीं है। मतलब ये गलत भी अनएथिकल भी है। लेकिन मुझे लगा नहीं, कि अगर बच्चे पे ऐसी दिक्कत आ गई तो चाहे जो भी हो मैं करूँगा बात। मैं उस हॉस्टल वाले से बात किया, मैं बोला कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ। आप बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये तो अनएथिकल है। उनका भी अपना बहुत सारा चीज़ था कि नहीं सर मैं नहीं रख सकती ये वो। तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे सर मुझे मतलब मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ। बस मुझे ये लगता है बहुत इमोशनल बॉन्ड होता है बच्चों के साथ। मैं उस बच्चे का सर फ़ी भर दिया कि तुम रहो आराम से, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जब तक रहना है रहो, तुमको और भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो मतलब ये इंस्टेंट होता है। हुँ। अभी अगर हम बात करें एजुकेशन में अगर हम किसी भी प्रोफ़ेशन की बात करें, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, अगर हम यूपीएससी की ही बात कर लें या फिर बीपीएससी की बात कर लें, चाहे नीट की बात हो, जेईई की बात हो, आईआईटी की बात हो, जब सारे सवाल एनसीईआरटी के होते हैं, क्लास 6 से 12th के बीच के ही होते हैं, तो ऐसे में आपको कहाँ एजुकेशन सिस्टम में कमी लगती है, जिसकी वजह से बच्चों को आकर के कोचिंग जॉइन करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, मैं मतलब किसी पर इस पर डायरेक्टली तो दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे को कोचिंग आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मौलिक तौर पे अगर शैक्षणिक संस्थान जो स्कूल होते हैं, वो अच्छे तौर पर अगर शिक्षा मिल जाए स्कूल में ही, तो बच्चे क्यों कोचिंग आएँगे? किसी को शौक नहीं है, मुझे मैं तो ये खुले मन से कह रहा हूँ कि आप बच्चे मत आइए पढ़ने के लिए। क्यों? आपको ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग का, अगर आपको सही से तैयारी कराई जा रही। ये इस चीज़ की अभाव है। कहीं न कहीं आप ये मानिए राकेश जी आपको भी ये चीज़ मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं बहुत सारे एजुकेशन के जो सेक्टर हैं मतलब कह सकते हैं आप जो स्कूल्स भी हैं, वो पैसे लूट रहे हैं बस बच्चे से। स्कूल स्कूल्स मतलब मैं आप बिलीव नहीं करेंगे छोटा बच्चा जो 1 साल का बच्चा होगा, आप उसका एडमिशन कराने जाइए तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगेगा। अब बताइए छोटा बच्चा जिसको पेंटिंग कराया जा रहा है, जिसको खेलने सिखाया जा रहा है, उसका 1 लाख रुपए कहाँ से वाजिब है? जबकि पढ़ाना घर में ही है। बिल बच्चे को पढ़ाना घर में है, बस खेलने जाएगा स्कूल। तो कहीं से कहीं ना लूटा जा रहा है, तो बिज़नेस है, पूरा ट्रैप है बिज़नेस का ये। तो बस यही बात तो जो खाई है उसको कोचिंग से बिल्कुल और आप बिलीव नहीं करेंगे राकेश जी, कोचिंग संस्था बहुत कम पैसे ले रही है बच्चे से, बहुत कम, जिस मुकाबले स्कूल ले रही है पैसा। तो स्कूल्स में कहीं न कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे स्कूल्स ऐसे हैं, बहुत स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो ऐसे ही हैं, बस लूट रहे हैं पैसे बच्चे से। और उसी खाई को भरने की भरने के लिए हम अवसर ढल वही है, बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले खास करके कोविड के पहले अगर की बात करें, नीट की बात करें, जेईई, आईआईटी के लिए तो उसका एक कोटा एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। थोड़ा ये शब्द मैं था लगाने में थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ। इसलिए क्योंकि वो एक समय अलग था। अब के समय में अब जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनका भी अब ब्रांच जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट के जो राजधानी है, वहाँ पे खुलने लगे हैं।
ऐसे जो पुराने 20 साल, 25 साल पुराने संस्थान हैं, वैसे संस्थान से आप लोग कैसे कॉम्पिटिट कर पा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं इस पर खुलकर बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है कई चीज़ों पर खुलकर अपनी विचार रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मुझे एक चीज़ से बहुत मतलब गुस्सा भी आता है, दुःख भी होता है, मतलब घृणा भी होती है इस लाइन से कि कई सारे ऐसे हैं मतलब तथाकथित इंस्टीट्यूट जो कहते हैं कोटा जैसी पढ़ाई है पटना में। मतलब क्या हम लोग यहाँ पर झक मार रहे हैं? मतलब क्या हमारे अंदर इतनी कैलिबर नहीं है, हमारे शिक्षक ऐसे काबिल नहीं है कि मतलब वैसी पढ़ाई हम यहाँ कराएँगे? आप बिलीव नहीं करेंगे कोटा में बच्चे भी बिहार के, शिक्षक भी बिहार के, बस जगह कोटा है, एटमॉस्फेयर कोटा है। तो जब बच्चे भी हमारे हैं, शिक्षक भी हमारे हैं, तो हम किस चीज़ में कम हैं? बिल्कुल। तो ये चीज़ का प्रयोग करके अगर कोई चमकाना चाह रहा है अपने आप को तो गलत है। मतलब मुझे लगता है कि पटना से खुद की बद तुझसे खुद की बदनामी मतलब हाँ। तो मुझे लगता है कि पटना आज के समय में बहुत सारे आप तो देखेंगे निडल है बिहार। पूरे देश का निडल घूम गया है एडटेक का भी है पटना की तरफ। अब आप देखेंगे अगले 5 साल में सबको आना पड़ेगा यहाँ पर और सब आएँगे और आ ही रहे हैं। आ ही रहे हैं। लोग यहाँ आते हैं, गमछा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, पूछते हैं का हाल बा? और लगता है कि बिहारी हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने इस बिहार को यहाँ तक पहुँचाने में। कई सारे शिक्षक काफ़ी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ के भी शिक्षक और यहाँ की भी शिक्षा प्रणाली जो है बहुत अच्छी है। बस ज़रूरत थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ये है कि हमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है पटना में, जिस चीज़ की अभाव है। माहौल जो माहौल की ज़रूरत बिना माहौल का कोई भी बड़ी सफलता अगर प्राप्त करनी है तो माहौल वही माहौल वहाँ पे मिलती थी, बिल्कुल। हाल के दिनों में देखा गया कि कोटा जैसे शहरों में जो छात्र गए यहाँ से पढ़ने के लिए, उनके पास दोनों लोड ज़्यादा है। या एक तो कोचिंग की फ़ी ज़्यादा है, दूसरा वहाँ रहने-खाने की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है और सफलता की कोई गारंटी कोई नहीं है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि किसी जगह पे चले जाने से सफलता तय नहीं होती है। आपके दिमाग के जगह अभी वो सब्जेक्ट फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके बिना आप ये तय नहीं कर सकते कि आप सफल हैं। तो जो बच्चे अभी भी कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं और मूल रूप से बिहार के हैं, तो उनको आप कैसे भरोसा देंगे कि वो वापस बिहार आएँ? या फिर अगर वो चले गए हैं तो कम से कम अपने नेक्स्ट छोटे भाई-बहन को ये इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो बिहार में ही पढ़े और ज़रूरत हो तो खान ग्लोबल स्टडी में ही पढ़े। हाँ, बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से एक ही चीज़ बस कहना चाहूँगा कि आप ये भरोसा कीजिए सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आप सभी एक बात पे भरोसा कीजिए कि कोटा में जितने भी बेहतरीन फैकल्टीज़ थे, मैं अगर खान ग्लोबल स्टडीज़ की भी बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कि प्रचार कर रहा हूँ खान ग्लोबल स्टडी क्योंकि खान सर को किसी परिचय का मौका ही नहीं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप शॉक हो जाएँगे जान के, कि मुझे लगता है मैंने अपने पूरे करियर में, टीचिंग करियर में, पहला इंस्टीट्यूट देखा है जहाँ पर कोई मार्केटिंग का टीम नहीं है। हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग का टीम ही नहीं है, मार्केटिंग का कौन ही रहते रहा ब्रांड की मार्केट और मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा। हमारे यहाँ कोई टेलीकॉलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ यूट्यूब टीम ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पैसा लगाती है। यूट्यूब पे पैसा हम कई बार बोलते भी हैं कि सर थोड़ा यूट्यूब पे भी मतलब पुश करना पड़ेगा। तो हम लोग को सीधा बोला जाता है नहीं, ऑर्गेनिकली ही आपको काम करना पड़ेगा, चाहे ग्रो हो या ना हो। तो हम लोग किसी को कभी बोलते भी नहीं कि आके हमारे यहाँ पढ़िए। आपको मन है तो पढ़िए, नहीं मन है तो मत पढ़िए। आपको जहाँ से बेहतर शिक्षा मिल जाए आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने बिहार में, अपने पटना में ही कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, कई ऐसे लोग आ रहे हैं, कई ऐसे अच्छे-अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, जिसके बाद अब बच्चों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शिक्षक इतने काबिल हैं कि आपको आईआईटी के द्वार तक, मुखर तक ज़रूर पहुँचाएँगे और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ पहुँचाएँगे। अब थोड़ा मैथ पे लौटते हैं। हुँ। क्योंकि मैथ के शिक्षा की और अगर मैं इस पे सवाल ना करूँ तो ये फिर थोड़ा जाती हो जाएगा। तो जो सिलेबस मैथ सब्जेक्ट जो मैथ है, इसके कुछ ऐसे 2, 4, 5 पॉइंट बताइए छात्रों को, जिसको अगर वो अपनाते हैं तो उनके लिए मैथ आसान लग सकता है। मुश्किल तो सबको लगता है, बिल्कुल। तो उनको आसान लगे इसके लिए कुछ 4-5 पॉइंट बताइए। बिल्कुल। मैं मैथ्स में हमेशा एक बात बच्चों को बोलता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है मैथ्स और किसी भी सब्जेक्ट में और मेरी बात से सारे बच्चे एग्री भी करेंगे और टीचर्स भी एग्री करेंगे। सर मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ प्रॉब्लम आती है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई चैप्टर है मान लीजिए लेट्स सपोज़ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए एक लाइन के इक्वेशन का 7 फ़ॉर्मूला है। अब बच्चा क्या होता है कि टीचर उसे पढ़ाता है कि 7 फ़ॉर्मूला है। बच्चा पढ़ भी लेता है, बच्चा समझ भी जाता है। वो जब सवाल बनाता है तो कुछ सवाल उससे बनता है, किसी में कुछ अटक भी जाता है। वो सारा प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, उसको सब कुछ धुआँ-धुआँ लगने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है।
ब्लैंक हो जाता ब्लैंक हो जाता है। इसका बेसिक रीज़न है 2 मुझे लगता है बहुत बेसिक रीज़न। पहला बेसिक रीज़न है कि बच्चे को टीचर को ये सिखाना चाहिए कि ये फ़ॉर्मूला से कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल का ही मॉडल बता दिया जाए कि अगर हमने y=mx+c लिखा है, तो उससे 5 तरह के ही सवाल पूछे जा सकते हैं। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 6 तरीके। अगर बच्चे को यही बता दिया जाए कि इस फ़ॉर्मूला से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम, तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़। एक तो ये। दूसरा क्या है सर कि बच्चे टेस्ट कम देते हैं। हमने अक्सर बच्चों को देखा है, पढ़ते खूब हैं, खूब थ्योरी पढ़ेंगे, खूब सवाल बार-बार नोट्स वाला ही बनाएँगे, लेकिन टेस्ट नहीं देंगे। और एकदम सही बात है, जब आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा हम कितना बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों को टेस्ट इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ये मेरा मैसेज है बच्चों को। अब थोड़ा-सा और अगर बात कर लें जो कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको अभी भी उनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए सर, कुछ चीज़ें तो किस्मत पे भी होती है, डेस्टिनी पे भी होती है और मार्क्स आना ना आना इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है राकेश जी जो मैं कह दूँ। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि मार्क्स-वार्क्स ये सब मोह-माया है एक तरह से अगर देखा जाए तो। मेहनत आपने कितना किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द एफर्ट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि एफर्ट आपने जो लगाया है, वो जीवन में क किसी न किसी मोड़ पे आपको फ़ायदा देता है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोविड के टाइम पे ऐसे ही कुछ-कुछ करता था, पढ़ाता भी था, यूट्यूब के कुछ-कुछ चीज़ वीडियोज़ वगैरह बनाता था, सीखता था। तो नई-नई टेक्नोलॉजी मैं सीख लिया। ओबीएस वगैरह पे कैसे काम करना है, मैं बहुत कुछ सीख लिया एडिटिंग-वेडिटिंग। मगर मुझे लगा कि ठीक है, इसका अब क्या काम मेरे जीवन में। लेकिन मुझे लगता है नहीं, उसका यूज़ मुझे आज होता है। तो एफर्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रिज़ल्ट पे ज़्यादा आप रिलाई मत कीजिए। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे अब शिक्षक हैं जो बेरोज़गारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं? राकेश जी राजेश खन्ना की बहुत शानदार डायलॉग है कि हर चीज़ का एक दौर होता है ना? लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो इस पे यही मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक दौर है। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बूम रहा। मतलब कई सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा किया, बच्चे भी बहुत जुड़े, लेकिन धीरे-धीरे ये ट्रेंड गिरेगा, ये बात भी तय है और गिर रहा है। क्योंकि बच्चा एक समय ना क्या होता है कि उसे रुझान इस चीज़ से गिर जाएगा। आप ही समझिए, आप फ़ोन में एक मूवी 3 घंटे में नहीं देख पाएँगे। मैं तो एक मूवी 3 घंटे में पूरा नहीं बैठ के एक स्टेज में देख पाता हूँ। उसे भी मैं 4-5 बार रुक-रुक के देखता हूँ। तो बच्चा हर रोज़ कैसे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कांस्टेंट तरीके से मोबाइल में देख लेगा? नहीं देख सकता है। तो बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाई में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ पढ़ लिया। दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम योर टीचर्स। आप जब ऑफ़लाइन एजुकेशन लेते हैं, तो आप बच्चे अपने टीचर से मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइव सीखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। टीचिंग ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा, रिज़ल्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आज मैं टीचर हूँ और मुझे लगता है मैं अच्छा टीचर हूँ। बच्चे बोलते हैं, मुझे लगता है मैं अच्छा टीचर हूँ। क्यों मैं अच्छा टीचर हूँ? क्यों कहीं न कहीं मैं अपने टीचर से इंस्पायर हुआ हूँ, तभी मैं आज टीचर हूँ। तो अगर वो टीचर से आप मिलेंगे ही नहीं, आप उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं, तो आप वो इंस्पिरेशन वो लेंगे कहाँ से? तो ऑफ़लाइन एजुकेशन का जो ट्रेंड है, अब आपको उसका ग्राफ उठता हुआ नज़र आएगा, और ऑनलाइन का गिरता गिरता हुआ नज़र आएगा, ये भी तय है। बहुत सारे क्योंकि शहर की बात कर लेते हैं, गाँव से बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते हैं। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि कई ऐसे हैं जो किसान परिवार से हैं, किसानी हैं। तो जब पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, उनकी जागरूकता नहीं होती है, स्टूडेंट ही अब तय करता है कि उसे किस कोचिंग में जाना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए। इस दौर में भी जो पेरेंट्स हैं, उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो बच्चों को शहर भेज रहे हैं तैयारी करने के लिए? देखिए इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। मार्केट में अगर किसी का ट्रस्ट बना हुआ है लंबे समय तक, तो कहीं न कहीं वो बच्चों में जन कल्याण कर रहा है। सबसे पहले टीचर को ये देखना चाहिए कि जिस भी जगह बच्चे को आप भेज रहे हैं, उसमें मार्केट में उनकी कैसी छवि है। क्योंकि आप देखिए राकेश जी, एक चीज़ को आप नकारा नहीं जा सकता है। आप कितना भी पैसा लगा लें अपने इमेज को चमकाने के लिए, अगर आप नैतिक तौर पे अच्छे नहीं हैं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं लोग इस बात तो जान जाते हैं लंबे समय के बाद। और मैं बहुत गर्व से इस बात को कहता हूँ कि खान सर के साथ बच्चे मतलब दीवानों की तरह जुड़ते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि खान सर ने एक ऐसा इमेज बनाया, एक ऐसा छवि है बच्चों के बीच। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले टीचर्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कैसा उन पेरेंट्स को। पेरेंट्स को और दूसरी चीज़ है कि टीचर्स का टीम ज़रूर देखना चाहिए।
कि जो टीचर्स हैं वो कितने अनुभवी हैं। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि किसी से भी पढ़वा लिया जाएगा। आजकल तो दीदी-भैया पढ़ाने लगते हैं। जैसे गया कोई कॉलेज, वो दीदी है, भैया है, वही आके ज्ञान दे रहा है, वही आके पढ़ा रहा है कि देखो बाबू ऐसे है, वैसे है, दिस कर लो, दैट कर लो, तो बच्चा भ्रमित हो ही जाता है। बच्चा यूट्यूब पे गया, व्यूज़ देखा ज़्यादा, उसको लगा हाय बाप! ये तो बहुत बड़ा मास्टर है, चला गया और पता चला वो कुछ गलत पढ़ा दिया। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इन सब से बचना चाहिए, अनुभव कहीं न कहीं इस फ़ील्ड में बहुत ज़रूरी है। जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं या फिर जो भी है, तो अब लोगों का मानना है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है, तो सस्ती कोचिंग उपलब्ध कराने के दौर में क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका ग्राफ नीचे गिरा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में शिक्षा सस्ती हो गई है, अफोर्डेबल तो हो ही गई है और सब तक एक्सेसिबल भी है। आज बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, इतने एडुकेटर्स हैं कि बच्चे के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हो सकता है बच्चा ऑप्शन से ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाए। हमारे समय में ऑप्शंस कम होते थे, तो कन्फ्यूज़न कम होता था। तो मुझे लगता है ये बात आपने सही बोला है कि सस्ते पढ़ाने की होड़ में कोई भी पढ़ा ले रहा है। कोई इसमें बच्चों को रिसर्च करना, पेरेंट्स को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्या कोचिंग सिर्फ़ दिखावा है? क्या बिना कोचिंग का कोई छात्र आईआईटी, जेईई या फिर नीट क्वालीफाई नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? मैं तो आपके मंच से देखिए इतनी दमख़म और शक्ति के साथ कह रहा हूँ। मैं किसी बच्चे को नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग लीजिए, जब आपको बहुत ज़रूरत हो तभी पढ़िए कोचिंग। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं, अगर सेल्फ डिसिप्लिन आप में है और अगर आप ये चीज़ ठान लेंगे कि मुझे डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करना है, हुँ। तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं आईआईटी और जाते हैं बच्चे, कई बच्चे जाते हैं सेल्फ स्टडी से। तो अब थोड़ा-सा आते हैं क्योंकि आप टीचिंग में हैं, क्लास में बहुत गुदगुदाते हैं, तो कुछ कहानी या कोई जोक्स वगैरह है? कैसे आप बच्चों को इतना हँसा लेते हैं और माहौल बना कर के रखते हैं? जब मैं आप क्लासरूम में गया था तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी और ईज़िली पढ़ाई कर रहे थे। क्या कुछ कॉमेडी वगैरह भी कर देते हैं, गाना ही गाते हैं, क्या रहता है? अब जैसे क्या है कि मतलब इंस्टेंट कहिए तो मेरे अंदर ऐसा है कि मैं इंस्टेंट चीज़ों को जो है बच्चों के लिए मोल्ड कर देता हूँ, मज़ेदार बातें कर लेता हूँ। ऐसे कुछ अगर पल को मज़ेदार करना हो तो? अब मैं क्या ही बताऊँ, जैसे एक जोक मैं बताता हूँ, मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला कि बच्चों को थोड़ा-सा कि जो लड़कियाँ होती है, वो मतलब बाहर में आप देखेंगे जाएँगी, मैं मतलब क्लास की कहानी मैं बता रहा हूँ कि जब वो बाहर में पार्टी-वार्टी जाएँगी तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना खाएँगी। एकदम चॉपस्टिक से, एकदम स्पून से और बड़े अच्छे अंग्रेजी लच्छेदार तरीके से बात करेंगे। नो आई डोंट वांट टू जस्ट ईट सच थिंग्स। और घर पे जो है एकदम ऐसे सान के खा लेगी का तो बच्चे इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करते हैं, तो ऐसी-ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं। गाने का जैसा कि आपने ऑलरेडी पहले कहा है और फिर मैं आपको क्योंकि आप पवन सिंह के फैन हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक गाना तो और हो ही जाना चाहिए। मेरे तरफ से प्रेशर है आपके लिए, दबाव है मेरा। अरे सर जी एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। अ, बढ़िया एक गाना सुनाता हूँ सर। अ, एक गाना है मेरी बहुत फ़ेवरेट गाना है, मैं गाना चाहता हूँ, थोड़ा गज़ल है, मैं सुनाता हूँ आपको। प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में नए परिंदों को उड़ने में वक़्त तो लगता है। मैं प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है। 2 लाइनें मैं आपके लिए गुनगुना दिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्लासरूम में और भी फ़नी बातें होंगी। कभी कोई ऐसा लड़का या कोई लड़की ऐसी कोई बात बोल दी जिसको आपको हँसी आ गया और आप भी उससे मतलब आपको भी मज़ा आ जाता है? कोई ऐसी फ़नी तो राकेश जी ऐसे क्या ये हर बैचेस में कोई ना कोई बच्चा 1-2 मिल ही जाता है। चलिए आप मतलब हर बैच में, जो आपको लगातार मानते हो हाँ, मानते हैं या क्या मानते हैं? वो मज़ा देता है। मैं बच्चों को ही बोलता है, ये मज़ा देता है। तो हर बैच में जैसे मैं अभी इसी ईयर की बात करूँ तो जैसे मैं मुसल्लापुर में भी क्लास लेता था, मैं बोरिंग रोड में भी क्लास लेता था। तो हर बैच में मिल जाता है 1 आध बच्चा। कोई नाप के साथ
बताता है एक बच्चा है मुसल्लापुर में, उसका नाम है जहान अली, मैं उसको फेमस कर दे रहा हूँ। और बोरिंग वोरिंग मैन था। तो जैसे जहान अली मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा। तो बच्चे मतलब वो टीचर को ना खूब हवा में चढ़ा देता था। अरे सर क्या लग रहे हैं सर, मजा आ गया सर, क्या गाते हैं सर। अब सब टीचर को ऐसे ही करता है। समझ ना, मतलब आपको लगे कि हम ही वो स्पेशल है, ऐसा नहीं, हो सबको उतना ही मजा देता है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं। कभी कोई कोई बच्चा क्लासरूम के बीच में दौरान में कुछ ऐसी गलती कर दी हो जो पढ़ाते-पढ़ाते हँसी छूट गई हो? अरे सर मन किया अभी तो अभी पीट दिया। बहुत ऐसी कहानी है, मतलब जैसे पढ़ा रहे हैं, अचानक से क्या होगा, बच्चा कभी निकाल देगा चूहा का आवाज निकाल देगा, चमगादड़ की आवाज़ निकाल। अब मेरी ऐसी प्रवृत्ति कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे हँसी आता है, तो ठीक है थोड़ा मज़ा ले लो। लड़कियों से एक सवाल है ये कि लड़कियां भी होती हैं क्लासरूम में, लड़के भी होते हैं, यंग जनरेशन। तो कभी किसी को आपने नैन मटक्का करते हुए क्लासरूम में पकड़ा है क्या और उसकी कही कि भैया ये सब ये नहीं चलेगा फिर? देखिए ये सब तो मतलब मैं कहूँ ये उम्र ही ऐसा है कि बच्चे करते ही हैं, और इस पर हम लोग ज़्यादा गौर भी नहीं करते हैं। बस हमें लगता है कि हम वही बात जो मैं शुरू में कहा था कि अगर आपको किसी को कुछ अच्छा करना हो जीवन में, तो बगल में लंबी लकीर खींचनी चाहिए। तो हम उन्हें अलग चीज़ों पे इतना जीवन में मोटिवेट करते हैं, उन्हें इतना जीवन के बारे में बताते हैं कि शायद कहीं न कहीं उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएँगे। तो मुझे लगता है ये उम्र ही ऐसा है जिसमें वो चीज़ अब जायज़ है राकेश जी। आप जब छात्र जीवन में आए और जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय के 2-3 ऐसे पॉइंट आप बताइए जो छात्र अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करे जिससे वो अपने मैथ में या बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे हो? मुझे मतलब मैं अपने मतलब जब मैं पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ड्रॉपर बच्चे, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं बार-बार, बार-बार, ड्रॉपर कभी टॉपर नहीं बन पाता है। पूरे जेईई के इतिहास में एक ही बार ड्रॉपर टॉपर बना है। अच्छा, ड्रॉपर तो एक टॉपर बार ड्रॉप कर दिया वो दोबारा रीस्टार्ट भी टॉप नहीं, रैंक 1 नहीं ला पाया। अच्छा। रिजल्ट आता है, रैंक 1 नहीं आता। कारण सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि बच्चे को लगने लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ आता है। वो टीचर पे जब आप पढ़ रहे हैं किसी से, तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से उस पर भरोसा रखिए, न्योछावर कर दीजिए अपना पूरा, सब कुछ भरोसा रखिए, निष्ठा पूरा रखिए कि नहीं, जो मेरा मास्टर बोल रहा है वही सत्य है, बाद बाकी सब कुछ झूठ है। क्योंकि आप कहीं न कहीं तो भरोसा करना ही पड़ेगा। या तो आप अपने आप पे भरोसा करिए, या तो उस पे भरोसा कीजिए, और आप इतना काबिल नहीं है कि आप खुद ही से सब कुछ कर लीजिएगा। तो बेहतर है कि अपने टीचर्स पर आप ज़रूर भरोसा रखिए। एक सवाल यहीं से वो आ जाता है कि जो छात्र मान लीजिए 2 अलग-अलग कोचिंग संस्थान की सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ है। क्या अगर हम किसी एक ही टीचर को लगातार फ़ॉलो कर रहे हैं, उनका टीचिंग स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल और सेम टाइम में फिर किसी दूसरे टीचर को तो क्या इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है या इसका नुकसान क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल कन्फ्यूज़न पैदा होगा, बहुत नुकसान होगा। मैं तो शुरू आपको मतलब वही चीज़ मैं कुछ चीज़ें ही बोलता हूँ, मैं ब लगता है मुझे हर जगह एप्लीकेबल है, कि अपने टीचर्स पे आप भरोसा रखिए, किसी एक पे भरोसा कीजिए, या तो एक पे या तो दूसरे पे। बहुत बच्चे करते हैं ये, 10-20 सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ते कहीं से नहीं है। अब बाद में वो रील्स देखेगा एकदम, जो है ना एकदम बढ़िया-बढ़िया रील्स देखेगा। तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना है बच्चों को एक जगह पर विश्वास करना, अगर पढ़ना है तो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को आईआईटी का तैयारी कीजिए, अरे काहे करोगे यार? मत करो। डांसर बनो, सिंगर बनो, कॉमेडियन बनो, बहुत सारा है प्लेटफ़ॉर्म, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन अगर तुमने सोच लिया, अगर तुमने फैसला ले लिया कि मुझे पढ़ना है, तो भाई पूरी ईमानदारी आप झोंक दीजिए। जितना ताकत है, खून पसीना सब झोंक दीजिए। अंत में अब क्योंकि काफ़ी बातें हुई हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको ये ना लगे कि हम लोग उनको ज़्यादा बुराई वाएँगे इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अंत में हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक केजीएस के साथ जुड़े हुए जो आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव में कुछ पॉइंट बताइए, खान सर के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट और 1-2 पॉइंट कुछ चीज़ें तो आपने पहले बताई है और क्या उनमें अच्छा लगता है और क्यों ज़्यादा बच्चे उनसे प्यार कर रहे हैं और आपका भी जो लगाव है उसमें क्यों ज़्यादा बेहतर है? मतलब सर मैं केजीएस की एक बात बहुत मुझे ख़ास लगती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, सबके पास बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, कि खान सर हम लोगों से जब भी मिलते हैं, वो थोड़ा भी बिज़नेस की बात करते ही नहीं। मुझे लगता है उन्हें बिज़नेस समझ भी शायद नहीं आता है सही से। मैं ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। उन्हें बिज़नेस गुना-गणित समझ ही नहीं आता है। वो बड़े मतलब प्योर हार्टेड टीचर हैं। वो सिर्फ़ पढ़ाना जानते हैं, और बच्चों का कल्याण, हम लोग से जब मिलते हैं एक ही बात बोलते हैं कि सर मुझे बच्चों का रिज़ल्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। थोक में रिज़ल्ट चाहिए, भरपूर रिज़ल्ट चाहिए। फिर देखिए हम जो है बच्चों के लिए और क्या-क्या करेंगे। और बच्चों का कल्याण कीजिए सर। मतलब ये सब पे दिमाग ही नहीं आना चाहिए आपका कि कितना बच्चा आया है, कितना नहीं आया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हम लोगों ने मतलब शुरू किया अपना जर्नी जेईई नीट का। पहले साल में मतलब ये शुक्र है मतलब
ईश्वर का बहुत मतलब शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि 8000 बच्चों को हम लोग पढ़ाया। बिना मार्केटिंग के कोई बच्चे मतलब किसी बच्चे को एक भी कॉल नहीं गया होगा कि हमने कोचिंग खोला है जेईई नीट का। बच्चे खुद चल के आए। बाद में मतलब हमारे पास जगह नहीं था। मतलब हमने पहला ही इसी साल पिछले साल शुरू किया था, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं था कि बच्चे और भी कहीं आके पढ़ पाएँ। तो हम लोगों को लास्ट में बच्चों को बोलना पड़ा कि माफ़ कर दीजिए, अब ऑनलाइन आपको लेना है तो ले लीजिए, अब ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाएँगे। मतलब ये भरोसा है बच्चों का और इस बार भी मतलब बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। मतलब उन सारे बच्चों के लिए और मैं आपके मन से उन सारे बच्चों को कहता हूँ, जो भी बच्चे हमारे जिन्हें लगता है कि मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड में और पैसे की भी अगर अभाव है, आप मत चिंता कीजिए, आपके 1 रुपए भी नहीं लगेंगे। आप मिलने आइए, आपको जितना हो सकेगा हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे और पूरी केजीएसटी मतलब खान सर तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आएगा और सर मतलब कई चीज़ें मैं क्या बोलूँ मतलब कई बार तो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कोई भी आके पढ़ के चला जाता है। अच्छा। खान सर जब पढ़ाते हैं तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे एक बार में अगर 4000 बच्चा 5000 बच्चा पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सर 2000 बच्चा तो ऐसा होगा जो ऐसे ही पढ़ रहा है। उसी भीड़ हाँ, उसी भीड़ में पढ़ के चला जाता है, वो कुछ बन जाता है तो सर को आता है गिफ्ट देने के लिए, मिठाई देने के लिए, सर आप ही से पढ़ के हम बन गए, पैसा भी नहीं दिए। तो खान साहब बड़े उदारवाद किस्म के इंसान हैं, उन्हें ये गुना-गणित नहीं आता एजुकेशन का समझ, अगर समझ आता तो शायद कुछ और ही होते, लेकिन मुझे लगता है वो बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो उन्होंने प्यार कमाया है। जो प्यार कमाया है, आज हर घर उन्हें पहचानता है, अगर वो हर घर में भी आज जाएँगे, तो सब लोग उन्हें पहचानता है और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि एक रिक्शा वाला भी उनका वीडियो देखता है। मैंने देखा है एक रिक्शा वाला भी उनका वीडियो देखता है, चाय वाला भी उनका वीडियो देखता है, एक ब्यूरोक्रेट भी उनका वीडियो देखता है। जो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े-बड़े लोग कुछ चीज़ नहीं समझ पाते, उनकी वीडियो को देख के समझ जाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो बहुत ख़ास है और भीड़ से अलग हमें करता है। बिल्कुल। तो चलिए विशाल सर आप भी अपने करियर में खूब तरक्की कीजिए, खूब छात्रों को सफल बनाइए और जिस ज़िम्मेदारी के साथ खान सर ने और आप खान सर के साथ जुड़े हैं और जिस तरीके से जितना कॉन्फिडेंट के साथ आपके बारे में उन्होंने कहा है, तो निश्चित तौर पे आपके मेहनत, आपके एफर्ट, आपके नॉलेज और आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी बात और उसी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया आपकी स्टोरी के मंच पे। आप अपना कीमती समय निकाले, हमारे मंच पे आए। इसके लिए आपकी स्टोरी और आपके स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और पूरी खान ग्लोबल स्टडीज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक